गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कशन किया था। उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, दैट इज़ कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो हैं, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था तो उनसे रिलेटेड 3 और टॉपिक्स जो हैं उनका डिस्कशन बनता ही है। ठीक है, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। अब ये जो तीनों नाम मैंने लिखे हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ये जनरली क्या है, ये मैन्योर के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, और मैन्योर के डिफरेंट टाइप्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैन्योर के ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हम लोग छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो एक ऐसा मैन्योर है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूखे हुए पत्ते या ऐसे पेड़ पौधे या ब्रांचेस जिनको हमने काट छांट दिया है, हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद किचन से निकलने वाला जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे अंडों के छिलके, सब्जियों के छिलके, यूज़ की हुई चाय पत्ती, फलों के छिलके जो होते हैं, या जो पुराना खाना होता है, बासी खाना या जो एक्स्ट्रा होता है खाना, वो हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है और जो घर से निकलने वाले जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि पेपर हुआ। ठीक है, उसको भी, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। उसके अलावा अगर कहीं एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि जैसे गोबर अगर मिलता है तो गोबर जो है उसका यूज़ करके हम लोग कंपोस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अब कंपोस्ट बनता कैसे है, बनाने का प्रोसेस क्या है। कंपोस्ट बनाने के लिए जनरली ज़मीन में एक गड्ढा बनाया जाता है, गहरा गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, अब उस गहरे गड्ढे में सबसे पहले सबसे बॉटम की जो लेयर होती है वो सैंड यानी कि रेत की होती है। ठीक है, रेत के ऊपर जो है एक मोटा लेयर सॉइल का बिछाया जाता है। उस सॉइल के लेयर के ऊपर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल अभी मैंने आप लोगों को बताया वो ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल डालने के बाद उसके ऊपर जो है एक लेयर गोबर की होती है। उसके बाद उस गोबर की लेयर के ऊपर सबसे ऊपर जो है दोबारा सॉइल की एक लेयर बनाई जाती है। ठीक है, अब ये लेयरिंग करने, इस तरीके से लेयरिंग करने के बाद में ये जो गड्ढा होता है इसको कम्प्लीटली पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद में इस गड्ढे में क्या होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल या गोबर डाला है हमने, खाने की चीज़ें डाली हैं, ठीक है, इन सब के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को बायोडिग्रेड करते हैं, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और उनको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, डिग्रेड करने से क्या होता है कि इन सभी चीज़ों के अंदर, ठीक है, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट होकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट होकर जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब कहीं जा कर के ये जो पूरा मटेरियल है ये किस में कन्वर्ट होता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है। तो कंपोस्ट देखने में कैसा होता है, कंपोस्ट जो है काफ़ी मॉइस्ट होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है वो। ठीक है, मॉइस्ट होगा, सेमी सॉलिड होगा, डार्क कलर का, ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का रहेगा। थोड़ा सा उसमें क्योंकि डिग्रेडेशन हुआ है, सड़ गई हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा उसके अंदर स्मेल रहता है। लेकिन अगर इस कंपोस्ट को निकाल करके हम लोग धूप में सुखा देंगे तो ये जो थोड़ी बहुत स्मेल है ये स्मेल भी चली जाती है। ठीक है, कंपोस्ट को तैयार होने में ओवरऑल 3 से 4 महीने का समय जो है लगता है। ठीक है, या फिर अगर मोटा मोटी बोलें तो 100 डेज़ कई लोग रिकमेंड करते हैं कि 100 डेज़ के अंदर जो है कंपोस्ट कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो कंपोस्ट है इसको सन में ड्राई किया जाता है, पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर में कन्वर्ट करके फिर इसको बोरे के अंदर, गनी बैग्स के अंदर जो है इसको पैक करके बेचा जाता है, सेल किया जाता है।
कंपोस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और बहुत सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर इस कंपोस्ट को हम लोग अपने घर में टेरेस गार्डनिंग के लिए यूज़ करें तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। या अगर इसी कंपोस्ट को जो फार्मर्स हैं अगर फील्ड में यूज़ करते हैं तो क्रॉप्स जो है उनको बहुत ईजीली और बहुत सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए मिलते हैं। कंपोस्ट का यूज़ करने से एक तो क्रॉप्स को, प्लांट्स को फ़ायदा होता ही है, साथ ही साथ क्योंकि कंपोस्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होता है, इसलिए जो जो फील्ड की सॉइल होती है, फील्ड की सॉइल को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब सेकेंड वाले टाइप पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट जो है वो कंपोस्ट का ही भाई है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कंपोस्ट जो है उसको बनाने के लिए नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे ऑर्गेनिक मटेरियल में उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, केचुआ जो होता है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के यूज़ से जो कंपोस्ट बनता है दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर कंपोस्ट के जैसा सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या रहता है कि कंपोस्ट में जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली प्रेजेंट थे, वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने के टाइम पे जो है अर्थवॉर्म्स को ऐड किया जाता है। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनको ऐड करने से क्या होता है कि अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इस ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म्स का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है दैट वेस्ट मटेरियल इज नोन एज द कास्टिंग। ठीक है, और अर्थवॉर्म्स से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या जो कास्टिंग होता है दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जब अर्थवॉर्म्स जो है 4 से 5 महीने में ये सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है इसको कंज्यूम करते हैं और कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो 4 से 5 महीने के बाद ये जो कास्टिंग है इसको ऑब्टेन किया जाता है, निकालते हैं बाहर। निकालने के बाद इस कास्टिंग को ड्राई करते हैं और इसको एज अ मैन्योर, एज अ न्यूट्रिएंट सप्लायर हम लोग सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको अगेन हम लोग टेरेस गार्डन में अपने घर में गार्डनिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं और प्लांट्स जो हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगेन ये क्या है, इको फ्रेंडली मेथड है कंपोस्ट बनाने का। ठीक है, थर्ड टाइप पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अब ये जो ग्रीन मैन्योर है होता क्या है, मैन्योर बोल रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर ऐसे प्लांट्स होते हैं जनरली जो कि लेग्यूमिनस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनको कि खेतों में लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है तब तक जब तक उनमें फ्लावर्स नहीं आ जाते। ठीक है, तो फ्लावर्स जैसे ही ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में आने लगते हैं तो फिर क्या किया जाता है, वापस से ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनको खेत को जोत करके, सॉइल को प्लाव करके क्या किया जाता है, ये प्लांट्स को दोबारा से सॉइल के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं क्योंकि प्लांट सॉइल में मिक्स होंगे, फिर सॉइल के अंदर डीकम्पोज होंगे, तो प्लांट्स के डीकम्पोज होने से प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को एज अ मैन्योर हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। तो ग्रीन मैन्योर में जनरली क्या बताया मैंने, लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, ग्वारफली है, ग्वारफली के अलावा जो मसूर की दाल होती है, फिर उसके बाद फ्लैक्स होता है, सन हेम्प नाम का प्लांट होता है। तो ये सारे के सारे जो है एज अ ग्रीन मैन्योर डिफरेंट फार्मर्स जो है यूज़ करते हैं। और ग्रीन मैन्योरिंग का जो टेक्निक है वो अब हमारे कंट्री में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। अभी तक हमारे कंट्री में ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जब हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि भाई प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के अलावा हमको प्लांट को वाटर भी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी ही अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स को अगर ह्यूमन बीइंग्स वाटर प्रोवाइड करने का कुछ अरेंजमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग अरेंजमेंट्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू सप्लाई वाटर टू डिफरेंट क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है। अब इरिगेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, ठीक है। अब अगर सॉइल को ही प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी पानी की तो प्लांट्स को क्या मिलेगा? प्लांट्स को तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और हमारे कंट्री में इरिगेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, ठीक है, हर एरिया का, हर स्टेट का मौसम जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डिस्कशन कर लें इस चीज़ पे कि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र पास में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से एमपी भी पास में है, छत्तीसगढ़ से यूपी पास में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश भी पास में है, लेकिन सभी स्टेट्स जो हैं इनका मौसम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ठंड भी बहुत अच्छी पड़ती, बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट है। लेकिन महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पे बारिश भी कम होती है, सूखा भी पड़ता है वहाँ पे। एमपी में भी बारिश कम होती है, वहाँ पे भी जनरली वेदर जो है वो ड्राई होता है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश का मौसम जो है काफ़ी वेट है, वहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और आए दिन वहाँ पे तूफान भी आते रहते हैं। तो हर स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर स्टेट का जो वेदर है वो डिफरेंट है, ठीक है, और हर स्टेट में ग्रो होने वाले जो क्रॉप्स हैं वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अब क्रॉप्स जो होते हैं उनकी भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है पानी की। जैसे कि धान का जो क्रॉप होता है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लेकिन जो ज्वार या बाजरा का जो क्रॉप होता है उसको उतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्रॉप वाइज भी वाटर की नीड जो है वो चेंज होते रहती है और वेदर के हिसाब से भी जो वाटर की नीड है वो चेंज होते रहती है। तो इस तरीके से क्योंकि वाटर की नीड जो है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से चेंज होते रहती है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि जैसी नीड है पानी की वैसी सप्लाई हो, ठीक है। इसीलिए हमारे कंट्री में प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जैसे अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारे कंट्री में इरिगेशन सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अभी भी हम लोग जो हैं ज़्यादातर पानी के बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खेती के लिए। तो अगर कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम अगर बारिश के पानी पे यानी कि रेन वाटर पे डिपेंडेंट होता है इरिगेशन के लिए, देन दैट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज रेन फेड क्रॉपिंग, ठीक है, रेन फेड क्रॉपिंग। तो जो सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होता है दैट इज नोन एज रेन फेड क्रॉपिंग, ठीक है। अब रेन फेड क्रॉपिंग या रेन फेड एग्रीकल्चर जो होता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली बारिश के पानी पे डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के बारे में मैंने बात की कि महाराष्ट्र में बारिश कम होती है, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पर जो है इरिगेशन सिस्टम जो है ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर क्या आती है, क्योंकि वहाँ बारिश जो है वो ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। अब रेतीली मिट्टी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रेतीली मिट्टी या सैंडी सॉइल जो होती है वो पानी को ज़्यादा देर तक रिटेन करके नहीं रख सकती, पानी को ज़्यादा देर तक अपने पास मतलब रोक के नहीं रख सकती। अब क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो सॉइल जो है वो जल्दी सूख जाती है, इसीलिए वहाँ का वाटर का जो टेबल है वो भी क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वाटर टेबल ही कम है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमको ऑल्टरनेट
अल्टरनेटिव इरिगेशन सिस्टम्स जो है उनको प्लान करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो रेन फेड एग्रीकल्चर के अलावा जो है आर्टिफिशियली इरिगेटेड जो एरियाज़ होने चाहिए वो भी होना ज़रूरी है। तो ये इंश्योर करता है, प्रॉपर इरिगेशन इंश्योर करता है कि हर समय हर मौसम में जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है हम लोग ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, अब हमारे कंट्री में जैसे मैंने बोला कि 55% जो एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ वो रेन फेड एग्रीकल्चर है और बारिश के पानी पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब बाकी जो 45% एग्रीकल्चर है वो इरिगेटेड है, प्रॉपरली इरिगेटेड नहीं है। मैं इरिगेटेड बोल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा वेल इरिगेटेड या बहुत ज़्यादा प्रॉपरली इरिगेटेड नहीं है। तो जितना एरिया ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन है, ठीक है, यानी कि 45% एरिया ऑफ लैंड जो अंडर इरिगेशन है उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, अब डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम्स हैं। ठीक है, पहला है टैंक्स, दूसरा है कैनाल्स, ठीक है, तीसरा है वेल्स। ठीक है, अब ये जो वेल्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक है ट्यूबवेल और दूसरा है डग वेल। ठीक है, उसके बाद वी आर हैविंग द रिवर लिफ्ट सिस्टम, then we are having river valley system, then we are having drip and sprinkle irrigation system। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस सिस्टम्स विच आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब वन बाय वन सबके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो सबसे पहला जो है टैंक्स। टैंक्स यानी कि सबको पता है कि टैंक्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। टैंक्स जो है ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी जो है कभी कभी गिरता हो, बहुत कम गिरता हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टैंक्स में अगर पानी जमा होगा तो उस पानी को हम लोग ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकेंगे और यूज़ करके हम लोग क्रॉप्स को इरिगेट कर सकेंगे। तो टैंक्स जो होते हैं उसको ज़मीन का जो लेवल होता है, ज़मीन के लेवल से नीचे बनाया जाता है। तो अगर ये ज़मीन का लेवल है तो उससे नीचे लेवल में जो है टैंक बनाया जाता है, सो दैट जो ज़मीन पे पानी गिर रहा है वो धीरे धीरे आकर के किस में जमा हो, टैंक में जमा हो, और जमा होने पर उस पानी को फ्यूचर में इरिगेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, सेकेंड है कैनाल्स। ठीक, कैनाल्स के बारे में हमको सबको पता है कि जो बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, बैराजेस बनते हैं, चेक डैम्स बनते हैं, उनसे जो है कैनाल्स को निकाला जाता है। कैनाल्स जो है वो आगे जाते हैं, आगे जा कर के उनमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग और ज़्यादा फर्दर होती है और वो और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट किए जाते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो कैनाल्स के जो छोटे ब्रांचेस होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये खेतों तक, फील्ड्स तक जाती हैं और वहाँ पर जो है डैम से पानी को डायरेक्ट लेकर के आती हैं और खेतों को प्रोवाइड करती हैं, फील्ड्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड टाइप इज़ द वेल्स। कुआं सबको पता है। ठीक है, अब ये जो वेल्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ट्यूबवेल या डग वेल। ठीक है, तो ट्यूबवेल जो है और डग वेल जो है दोनों में क्या किया जाता है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है किसके लिए, इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो ट्यूबवेल जो है उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा, बहुत ही नैरो सा एक जो कैनाल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो बनाया जाता है और इतना उसको गहरा खोदा जाता है कि वो ग्राउंड वाटर को अप्रोच करे, ग्राउंड वाटर तक जाए। ठीक है, फिर उस वेल के अंदर जो है एक मोटर फिट किया जाता है। वो जो मोटर है
वो पाइप्स के हेल्प से क्या करता है, ग्राउंड वाटर को सरफेस तक लेकर के आता है और फिर इस ग्राउंड वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द डगवेल। तो जो टिपिकल कुएँ होते हैं, ठीक है, जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ हुआ करते थे, अभी भी कई जगह पर है, तो जो टिपिकल कुआं होता था पुराने के ज़माने का, दैट इज़ नोन एज द डगवेल। ठीक है, तो कुआं जो होता है उसका जो बॉटम होता है वो वाटर लेवल को टच करता है, ग्राउंड वाटर के लेवल को टच करता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर टेबल को टच करने से क्या है कि कंटिन्यूसली वो जो कुआं रहता है उसमें पानी जो है धीरे धीरे भरते जाता है। ठीक है, फिर उस पानी को यूज़ करके हम लोग इरिगेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं फील्ड्स में। ठीक है, देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ द रिवर लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है वो जनरली ऐसे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है जो नदी के पास होते हैं। ऐसे फील्ड्स जो कि नदी के पास होते हैं, नदी से लगे हुए रहते हैं, वहाँ पर जो है रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में जो है एक इस तरीके का रोटेटिंग चेम्बर होता है। ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा व्हील है, ठीक है, ये व्हील जो है ये घूमते जाता है, घूमेगा, और क्या होगा कि ये जो व्हील है ये आधा ज़मीन पर होता है और आधा पानी पर होता है। ठीक है, तो आधा ज़मीन पर और आधा पानी पर होने से क्या होता है कि जब ये व्हील घूमेगा तो ये जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में धीरे धीरे पानी भरता जाएगा, और जब ये कंटेनर्स घूम करके वापस ज़मीन पर आएंगे तो इन कंटेनर्स से जो पानी है वो कहाँ पर गिर जाएगा, ज़मीन पर, यानी कि फील्ड में गिर जाएगा, और फील्ड जो है उसको फैल करके धीरे धीरे क्या करेगा, इरिगेट करेगा। सो दिस वाज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द रिवर वैली सिस्टम। ठीक, अब रिवर वैली सिस्टम जो है ये जनरली पहाड़ी जगह पे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और कर्नाटका वाला जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, जनरली वहाँ पर रिवर वैली सिस्टम होता है। तो इसमें वाटर जो है वो डायरेक्ट रिवर से मिलता है। ठीक है, और वैली होने की वजह से, क्योंकि घाटी है, वैली है, तो यहाँ पर पानी की जो सप्लाई होती है वो 12 महीने रहती है, और 12 महीने रहने के अलावा यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्लेई मिट्टी होती है, जिसके अंदर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो जब नदी का पानी जो है वो पहाड़ों से बह के नीचे की तरफ आता है, तो यही जो पानी है ये अगल बगल के खेतों, जो अगल बगल के जो फील्ड्स होते हैं उनको इरिगेट करता हुआ आता है, और इससे क्या होता है कि 12 महीने जो है पानी की सप्लाई फील्ड्स के अंदर बनी रहती है। तो रिवर वैली सिस्टम को जनरली ऐसे क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि एवरग्रीन क्रॉप्स होते हैं, जिनको साल के 12 महीने ग्रो किया जा सकता है, जैसे कि सुपाड़ी हो गया, इलायची हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया। तो ऐसे क्रॉप्स जिनको 12 महीने कल्टीवेट किया जाता है उनके लिए रिवर वैली सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ये जो है ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ये आज तक की डेट का सबसे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें पूरे जो फील्ड होती है, फील्ड में पूरी की पूरी फील्ड में लंबी लंबी पाइप्स का नेटवर्क बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सपोज दिस इज़ अ फील्ड। ठीक है, ये एक फील्ड है। फील्ड के यहाँ कॉर्नर में क्या होता है, एक ट्यूबवेल बनाया जाता है या एक टैंक बनाया जाता है। ठीक है, अब ये टैंक जो है इससे क्या निकलते हैं, पाइप्स निकलते हैं, और ये जो पाइप्स हैं इनको पूरे फील्ड में इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल पैटर्निंग है, इस पैटर्न में ये पूरे जो फील्ड है इसमें पाइप का नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है। अब ये पाइप का नेटवर्क जब बनाते हैं तो पाइप्स जो होते हैं उनमें थोड़े थोड़े रेगुलर डिस्टेंस पे क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर डिस्टेंस पे पाइप के अंदर होल होता है लाइक दिस, और जहाँ जहाँ पर पाइप में होल होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर पाइप में होल होता है उसके जस्ट एग्जैक्ट उसी जगह पे जो है सीड्स को सो किया जाता है, यानी कि
एग्जैक्ट उसी जगह पर जहाँ पे पाइप में छेद होता है उसी जगह पे प्लांट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पाइप में छेद होता है इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब टैंक में से पानी निकलेगा तो ये पानी जो है पाइप के हेल्प से क्या हो जाएगा, पूरे खेत के पूरे एरिया को कवर करता है। और जहाँ जहाँ पर पाइप में छेद है सिर्फ वहीं पे प्लांट उगाने से क्या फ़ायदा होता है कि पानी जो है वो डायरेक्ट प्लांट की जड़ के पास गिरता है, जिससे पानी का वेस्टेज कम होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट पानी जो है प्लांट की जड़ के पास गिरेगा तो प्लांट जो है ईजिली उस वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो ये जो ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें क्या होता है कि पानी का वेस्टेज कम होता है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये कौन सा सिस्टम था, ये ड्रिप सिस्टम था। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर पाइप्स तो रहते हैं, लेकिन जैसे ड्रिप सिस्टम में बहुत सारे पाइप्स हैं, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम में कुछ ही पाइप्स होते हैं, 4 या 5 पाइप्स होते हैं। अब ये जो पाइप्स है इस तरीके से डिफरेंट एरिया में मतलब फैले रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने 4 या 5 पाइप्स जो हैं इस तरीके से रहते हैं और इनमें भी क्या होता है, होल रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या रहता है कि जहाँ जहाँ पर होल रहता है वहाँ पर जो है स्प्रिंकलर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर स्प्रिंकलर फिट करने से क्या होता है, स्प्रिंकलर जो है जब चलता है तो जैसे कि पाइप में पानी तो है वो टैंक के हेल्प से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पाइप में पानी आता है स्प्रिंकलर चला दिया जाता है तो स्प्रिंकल जो है जैसे कि पार्क वगैरह में फव्वारा रहता है ना, ठीक है, तो वैसे ही जो फव्वारे में जैसे पानी चारों तरफ फैलता है, इन द सेम वे फाउंटेन के जैसे स्प्रिंकलर से जो पानी निकलता है वो बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में जो है वो पानी फैलता है। तो इससे क्या होता है कि एक छोटे से सिस्टम से ज़्यादा एरिया तक हम लोग पानी प्रोवाइड कर सकते हैं और कम पानी में भी हमको जो है मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिल पाता है। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये सबसे मॉडर्न तरीका है क्रॉप्स को इरिगेट करने का और मेरे हिसाब से सबसे इकोनॉमिकल और सबसे एफिशिएंट तरीका भी जो है वो यही 2 सिस्टम है इरिगेशन का। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच वी कैन एम्प्लॉय इन द फील्ड्स। ठीक है, तो today we will conclude with this topic. In the next class we will be talking about the other topics which are related to this chapter. Until then, if you are having any sorts of doubt, you can ask me. Thank you.